Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry, that is with the very first chapter solution. So in the last lecture we discussed about the colligative properties, है ना. हमने 4 colligative properties study करनी है जिसमें से हमने 2 last lecture में discuss कर ली थी, that is relative lowering of vapor pressure पहली एंड दूसरी हमने करी थी एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करता है. ये 2 प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी. आज के लेक्चर में हम बाकी की 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर. जो बाकी 3rd एंड 4th प्रॉपर्टी है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो जो हमारी 3rd प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ता है, बट इधर क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम होती है, ये हमारा कहता है. सो अब ये क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज कर रहा था क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने बॉइल किया जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, राइट. अब फ्रीजिंग पॉइंट हमें डिक्रीज क्यों करना पड़ रहा है ये पढ़ेंगे. अब ये समझो कि फ्रीज कब होता है. हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझा था, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाए तब वो कोई चीज बॉइल करता है. बट इस केस में जब हम फ्रीज कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जब हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का और वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाए. उसमें क्या था, एटमॉस्फेरिक था, एक था वेपर प्रेशर था. अब क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जब इक्वल हो जाए तो मेरी कोई चीज फ्रीज करती है. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. समझ में आए कि मतलब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होती है, राइट. तो फ्रीजिंग कब होगी, जब वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में इक्वल हो जाए. वेपर प्रेशर लिक्विड केस में और वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में इक्वल हो जाएगा तो मेरी फ्रीजिंग होगी. अब क्या होता है कि जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, ठीक है, मतलब सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने अपने सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. ये तो हमने पढ़ा ही है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर से जब हमने सॉलिड इन लिक्विड किया है कि भाई जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने लिक्विड में ऐड किया उसका वेपर प्रेशर तो पक्का डिक्रीज होना ही है. And now it would became equal to that of solid solvent, right. अब उसका क्या होना चाहिए कि solid solvent के बराबर आ जाना चाहिए, है ना. बट क्या होता है एक्चुअली, एट लोअर टेम्परेचर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस. अब क्या हो जाता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर, अगेन मैं वही बात करूं, प्योर सॉल्वेंट के केस में जब मेरा वेपर प्रेशर लिक्विड का और वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में इक्वल हो जाएगा तो मेरी फ्रीजिंग हो जाएगी. बट जैसे ही मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल दिया वेपर प्रेशर हो गया कम, वेपर प्रेशर हो गया कम. अब इस वेपर प्रेशर को के साथ इंक्रीज करने के लिए मेरे को अपना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए, है ना. तो इसलिए हम वेपर फ्रीजिंग के लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो और फ्रीजिंग हो. क्योंकि अगर टेम्परेचर मैंने इसका बढ़ाया तो बॉयल होएगा, लेकिन अगर मैंने डिक्रीज किया तो ही तो मेरा फ्रीज होएगा. टेम्परेचर कम होएगा तो ही तो मेरा फ्रीज होएगा, अगर इंक्रीज करके तो बॉयल होने लग जाएगा. इसलिए क्योंकि मेरे को उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू मेरे को कम ही रखनी पड़ेगी. और जो मेरा वेपर प्रेशर लिक्विड वाले केस में था उसको मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल हो जाए और मेरी फ्रीजिंग शुरू हो जाए. सो पहले मेरा पानी था, अब मैंने जैसे उसमें सॉल्ट ऐड करा तो उसमें क्या हुआ कि जो आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है. जैसे ही मैंने उसमें सॉल्ट ऐड करा तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर उसका इस वैल्यू में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. इधर मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने के वजह से मेरे को इस वाले पार्ट का, ठीक है, जो मेरा प्योर सॉल्वेंट वाला केस था, प्योर सॉल्वेंट वाले पार्ट का वेपर प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा
ताकि मेरी जो वैल्यू है फ्रीजिंग हो सके। क्लियर? तो बिल्कुल बॉइलिंग की तरह सेम ही है, बस उसमें क्या था, हम इंक्रीज कर रहे थे, इसके केस में हम डिक्रीज करेंगे। सो अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अब हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो बॉइलिंग के केस में हमने क्या लिया था, TB लिया था, ताकि बॉयल हो रहा है टेम्परेचर पे, तो TB ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो मैंने TF ले लिया। ठीक है, फ्रीज हो रहा है तो TF ले लिया। और मुझे पता है जब भी मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करती हूँ तो मैं उसके लिए नोट लगा देती हूँ, उसके लिए ऐसे नोट लगा देती हूँ, मतलब कि अगर मेरा T0F है तो ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है T0F। और अब मैंने उसमें सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन के केस में मैं क्या लूँगी, TF ले लूँगी। सॉल्यूशन के केस में मैं TF ले लूँगी, मतलब TF भी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। जैसे ही मैंने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो मेरा TF था। ठीक है, नाउ अब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन देगा। अब देखो क्या हुआ था, सॉल्यूशन का ज़्यादा था फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का ज़्यादा था, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने T0F में से TF को माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अगेन डिक्रीज के लिए, मतलब कि हम डिफरेंस के लिए डेल्टा लगाते हैं। सो इज नॉन एज, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितनी वैल्यू से वो कम हो रहा है, राइट। सो ऑल्सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF जो होगा, अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन में ले लूँ, डाइल्यूट का मतलब क्या, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर मैं ले रही हूँ तो ये भी, जैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेल्टा TF मतलब रिलेटिव हमारा जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मेरे पास एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो मतलब डेल्टा TF भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा TF शुड बी इक्वल टू KFM। हम एक प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेते हैं KFM। ये KF क्या होता है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, बेसिकली हम कायरोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इन कांस्टेंट। सो फ्रीजिंग में भी यही चीज होती है कि कब होएगा हमारी कोई चीज फ्रीज, जब मेरा वेपर प्रेशर लिक्विड का और वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाए। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि जब मैंने लिक्विड का केस लिया, प्योर सॉल्वेंट के केस में ये इक्वल था तो वो फ्रीज हो रहा था, बट अब मैंने सॉल्वेंट में क्या किया, सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट डाल दिया तो उसकी वेपर डेंसिटी हो गई, सॉरी वेपर प्रेशर हो गया कम। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो मुझे जो मेरा प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनिशियली था उसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये सेम हो सके और फ्रीजिंग हो सके। इसलिए ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो डेल्टा TF होता है मेरे पास TF नॉट माइनस TF के बराबर होता है। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये जो डेल्टा TF जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, और अगेन मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, KF यूज करते हैं, वे KF इज द कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। दैट इज 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमने क्या लिया, एक इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, उसका फॉर्मूला मेरे को दिया हुआ है C2H6O2। ठीक है, इसमें 45 ग्राम, मतलब कि ये मेरे को क्या है, गिवन मास है। ठीक है, और हमें पता है कि सॉल्यूट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, गिवन मास W2 से। ठीक है, ये मेरे पास गिवन मास है, इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का जो मास है वो 600 ग्राम है। ये मेरे को क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, दैट इज W1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है,
अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अब देखो KF की वैल्यू मेरे को दी हुई है, डेट इज 1.86 kg पर मोल। ठीक है, हमें सॉरी ये यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेना, पर मोल है, ऊपर पावर में -1 जाएगा। ठीक है, तो पर मोल है, तो क्या है कि 45 ग्राम हमें W2 दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है, W2 दिया हुआ है 45 ग्राम। ठीक है, W1 दिया हुआ है मेरे पास 600 ग्राम। अच्छा चलो इसके मोलर मासेस भी निकाल लेते हैं साथ में। तो अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या है C2H6O2, दैट मीन्स 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस में 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है 2 इंटू 12 प्लस में 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, राइट। ये ऐसे आगे मेरे पास मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और मुझे याद है कि मोलर मास ऑफ वाटर तो 18 ग्राम होता है, ये तो मेरे को टिप्स पे याद है कि M1 की वैल्यू क्या आता है 18 ग्राम आती है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास मोलर वैल्यूज भी आ गई, मेरे पास सॉल्यूशन भी आ गया, और मेरे को डेल्टा TF क्या कहता है कि भाई डेल्टा TF जो होता है वो KFM के बराबर होता है। अब मेरे को मोलैलिटी तो निकालनी आती है, डेट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मेरे को 600 ग्राम दिया हुआ है, उसको मैं kg में कन्वर्ट करूंगी, डेट कम्स आउट टू बी 0.6 kg। ठीक है, मेरे को डेल्टा ये वाला मेरे को फॉर्मूला लगाना है, KF की वैल्यू दी हुई है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो मेरा 45 ग्राम है। मोलर मास कैसे निकालते हैं 2, क्योंकि C2H6O2 है। ठीक है, तो 2 इंटू कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू आती है 65 ग्राम पर मोल, 65 ग्राम पर मोल आ जाएगी। अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड द मास ऑफ सॉल्वेंट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से मैंने वैल्यू पुट कर दी कि मेरे पास गिवन मास कितना था 45 था, मोलर मास मेरे पास 65 आया। स्टूडेंट करेक्टेड प्लेस, यहाँ पे 62 आएगा। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो 62 होता है। ठीक है, तो 62 आया इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है मेरे पास 0.6 है। वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास आ गया 1.2 मोल पर kg। 1.2 मोल पर kg क्या आ गई, मेरी मोलैलिटी आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। KF की वैल्यू क्या थी 1.86 और मोलैलिटी मेरी आई है 1.2, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मेरी TF की वैल्यू, ठीक है, वो आ रही है 2.2 K, राइट। सो दिस वाज द होल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे रिड्यूस होता है उसके बारे में था। लास्ट टॉपिक अब हम करेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमें पता है कि एक हायर कंसंट्रेशन एरिया होता है, एक लोअर कंसंट्रेशन एरिया होता है और उसमें से कुछ पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। अब ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है पड़ा है, सॉल्यूशन नहीं है सपोज किया। ठीक है, तो क्या होएगा, यहाँ पे मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होएगा, यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे मेरे पास पार्टिकल्स कम है उधर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना नहीं होता, ऑस्मोसिस के केस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आप फिगर में देख सकते हो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहती है, सेमी परमिएबल नाम से समझो, सेमी परमिएबल मतलब कि सेमी मतलब हाफ आधी और परमिएबल मतलब जो परमिट करे।
ठीक है, मतलब कुछ पार्टिकल्स को, फ्यू पार्टिकल्स को जो परमिट कर रही है वो है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सारे पार्टिकल्स को नहीं पास होने देगी, कुछ सिलेक्टेड को पास होने देगी। और वो कुछ सिलेक्टेड कौन से हैं? जिनका साइज छोटा होएगा। ठीक है, अब एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट मैंने सॉलिड लिया तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो वो क्या करेगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करने देगी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगी पास होने से। ठीक है, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का काम है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा होता है, बट बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ ही पार्टिकल्स जिनका साइज छोटा होता है उन पार्टिकल्स को पास करने देती है, बाकियों को रिस्ट्रिक्ट करने देती है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जो सॉल्वेंट होएगा मतलब कि जो हमारे पास छोटे पार्टिकल्स हैं वो फ्रॉम रीजन टू इट्स हायर कंसेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है उधर से कम कंसेंट्रेशन वाली जगह पे जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है? विच परमिट्स फ्यू सिलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू, मतलब कि कुछ छोटे पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से पास करने देगी, सारे पार्टिकल्स को पास करने नहीं देगी। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहती है। अगर आप इसको यहाँ से देखो फिगर से तो हमें समझ में आता है कि ये मेरा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, यहाँ मेरे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा थे। तो क्या हो रहा है कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं और कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। तो ये मेरा ऑस्मोसिस कहलाता है कि जहाँ हाई कंसेंट्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उस कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया में आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना कि ऑस्मोसिस में जो होता है वो हमारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होएगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में तो जाएंगे, बट यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होती तो मतलब उनको खुली छूट है कि कोई से भी पार्टिकल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इवन यहाँ पे मेरे पास सपोज किया कि इधर मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सपोज कि यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन इस साइड है, लो कंसेंट्रेशन इस साइड है, तो वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होएगा। बट इस केस में कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कुछ टाइम के साथ दोनों जगह सेम कंसेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, बट डिफ्यूजन के केस में हमेशा याद रखो कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा हम डिफरेंस देखें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट मूव्स, बट इधर कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो कुछ ऐसे थोड़ा करेगी सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ट्रांसफर करती है ना। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेगी, बट डिफ्यूजन के केस में जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल, इधर इट कैन बी सॉल्यूट, इधर इट कैन बी सॉल्वेंट, वो दोनों ही मूव कर सकते हैं। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन के केस में क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अभी देखो पिछली स्लाइड में हमने क्या लिखा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसमें क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि सिर्फ सॉल्वेंट ही पास करेगा, इधर इट कैन बी सॉल्यूट एज वेल। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी उस रीजन से कम रीजन वाले कंसेंट्रेशन पे जब जाती है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन के केस में देयर इज नो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मतलब उस केस में कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है।
बट ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ डिफ्यूजन तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इस केस के लिए कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है, राइट। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस है। याद रखना, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, वेयर एज डिफ्यूजन में कौन से मूव करेंगे, कोई भी, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के केस में कोई भेदभाव नहीं होता और ऑस्मोसिस के केस में भेदभाव होता है, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन के केस में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ना। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है कि मेरी ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, बट मैं नहीं चाहती लो कंसंट्रेशन में जाऊं, तो क्या करूंगी, कुछ इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करूंगी ताकि वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करना रुक जाए, मतलब जस्ट एक वो सेकंड, एक वो टेम्परेचर या एक वो प्रेशर जहाँ से हाई कंसंट्रेशन एरिया से जो मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं वो मूव करना रुक जाए, एक वो कांस्टेंट वैल्यू, उसी वैल्यू को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वो प्रेशर, ठीक है, दिस मिनिमम प्रेशर, बात करेंगे हम मिनिमम प्रेशर, मतलब वो छोटा प्रेशर, वो इतना कम प्रेशर जो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, ठीक है, एकदम स्टॉप कर दे, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे मैं कितना प्रेशर लगाऊं ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम जितने भी अगर हमने लास्ट में पढ़े हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी पे, है ना। अगर हम बिल्कुल फर्स्ट पे जाए, लोअर ऑफ वेपर प्रेशर देखें तो वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था, वेयर एज एलिवेशन और डिप्रेशन वाले केस में हमारे पास मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था, बट अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि मेरा सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, मतलब कितने उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने उसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब कितना सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक वो मिनिमम प्रेशर जिधर से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, एकदम स्टॉप हो जाए, मतलब कि ये अगर इधर से कुछ जा रहा है तो ये मैं इतना प्रेशर यहाँ पे लगा दिया कि अब तो सॉल्वेंट जा ही नहीं सकता, तो वो मिनिमम प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम एक पाई से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी, अब इस केस में हम मोलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है, बाकी पिछले दो केस में हमने मोलैलिटी की बात करी थी, इस केस में हम मोलैरिटी की बात करेंगे। और प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि क्योंकि हम मोलैरिटी को यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में C से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, C से, और एक गैस कांस्टेंट लेंगे। देखो कोई भी सॉल्यूशन पास कर रहा है, वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर प्रेशर की वजह से गैस बन रही है, उस गैस के लिए कांस्टेंट मैंने R लिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C के। क्यों हुआ, देखो यहाँ पे मोलैरिटी ही क्यों आई, मोलैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो हमारा मोलैलिटी होती है वो क्या कहती है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और यहाँ पे डिपेंडेंस किस पे आई थी, हमने पढ़ा है कि डिपेंडेंस किस पे आ रही थी हमारी,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, है ना। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। इसी चक्कर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेने के चक्कर में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं। ठीक है, अब मेरा पाई जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलैरिटी के। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम RT यूज़ करते हैं। ठीक है, पाई के साथ CRT यूज़ करते हैं, वे C इज द मोलैरिटी। C तो मेरा मोलैरिटी है, R क्या हो गया गैस कांस्टेंट, ये हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगी। R हो गया गैस कांस्टेंट और जो T है वो है मेरा टेम्परेचर। ठीक है, कि किस टेम्परेचर पे ये चीज़ हो रही है, तो ये टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट प्रोड्यूस करी है RT, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब ये जो मेरे पास मोलैरिटी होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि N2 डिवाइडेड बाय V। अब इसी C की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से दोबारा हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आता है, राइट। तो अगर आपने देखा हो तो चारों जितनी भी मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, कंसंट्रेशन पे कैसे, जो मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो डिपेंड कर रहा था काई पे, दैट इज मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था। फिर जो मेरा दूसरा आया दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, एलिवेट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में भी हमारी मोलैलिटी पे डिपेंडेंस आई। ठीक है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा था क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, इसमें भी मोलैलिटी पे हमारे पास डिपेंडेंस आई। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो डिपेंडेंस आई वो आई मोलैरिटी पे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी पे डिपेंडेंस आई क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, राइट। सो दिस वाज होल अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है, हमारा पूरा सॉल्यूशन आज हमने खत्म कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MCQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, क्योंकि अब आपके पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, आपके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अब कुछ MCQs भी आएंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में MCQs डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।